Good morning students. Now I am going to teach you chapter law of supply. Theory of supply का टॉपिक जो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया। चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसमें हमने डिस्कस किया कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, सप्लाई में डिस्कस किया व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल और वी कैन से विलिंग टू सेल अ कमोडिटी एट different possible prices prevailing in the market is known as supply। इसमें फिर हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है इसमें लॉ ऑफ सप्लाई भी हमने डिस्कस कर लिया। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन सप्लाई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई का फॉर्म। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी How does change in technology affects supply curve सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे चेंज करती है, क्या अफेक्ट करती है सप्लाई कर्व को, अब इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें जैसे हमने तो बनाया टेक्नोलॉजी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। सपोज दैट ये प्राइस है, ठीक है, ये सप्लाई है, सप्लाई का ऑलवेज स्लोप अपवर्ड। अगर टेक्नोलॉजी हम मॉडर्न यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट क्या कर जाएगा, कर्व इधर आ जाएगा। ठीक है, S1 एक क्वांटिटी है। और अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं तो कर्व जो है वो बैकवर्ड चला जाएगा, पीछे भी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। अब ये देखते हैं कोई भी अगर मशीन है, व्हाटएवर कोई भी मशीन आप ले लें, अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी की है, ठीक है, वो प्रोडक्शन जो है कम करेगी। प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। अगर कोई नया वर्जन होगा, ठीक है, उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। कोई भी आप ले लें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अगर मोबाइल में ही आप देखें, अगर आउटपुट है वो प्रोडक्शन में, अगर ये देखें, अगर इसमें मोबाइल में आप देखें, अगर 2G 3G 4G 5G अगर जितना अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, उतना आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो वही है, प्रोडक्शन में भी है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, मॉडर्न है, तो उसका आउटपुट भी ज़्यादा होगा, और आउटपुट होगा तो फर्म का ये तो है नहीं कि वो स्टॉक ही करता चला जाएगा, वो क्या करेगा, उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है कि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। दूसरा इनपुट प्राइस, ठीक है, अगर हाउ डज इनपुट प्राइस अफेक्ट द सप्लाई का। अब इससे क्या होगा, अगर इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, अगर इनपुट प्राइस जो है, अगर हम बोलते हैं इनपुट प्राइस का मीनिंग क्या है कि जो कॉस्ट उस पर लग रही है, वेजेस है, रॉ मटेरियल है, ये अगर सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी।
बढ़ क्यों जाएगी? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। क्यों ज़्यादा करेगा? क्योंकि उसको रेट वहाँ से तो वही मिल रहा है, ठीक है। अगर वो 10 रुपये का चीज़ बेच रहा है तो वो 10 की बेच रहा है। पहले उसको 8 रुपये लग रहा था कॉस्ट, अब हो सकता है उसको 7 लग रही हो 8 की जगह, तो उसका प्रॉफिट पहले 2 होगा, अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस वजह से वो सप्लाई जो है वो बढ़ा देगा। अगर कॉस्ट कम आएगी, इनपुट्स कम आएंगे, ठीक है, इनपुट कॉस्ट कम लगेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर इनपुट ज़्यादा आएगा तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट अगर बढ़ गई, सपोज है यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे अगर उसके 9 रुपीज़ आ गया तो प्रॉफिट उसको कम बच रहा है, तो कम बच रहा है तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। और अगर उसके इनपुट्स कम हो जाएंगे, उसको सस्ती सामान मिलेगा, इनपुट जो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्शन और करके ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या करेगा? सप्लाई को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा। जो नेक्स्ट है इसमें हो रहा है आपका जीएसटी एंड सप्लाई का। जीएसटी क्या रोल प्ले करता है इसमें? जीएसटी और सप्लाई का क्या है? ऑर्डर, अगर हम इसमें बात करें जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो जिस पे जीएसटी लग रहा है, ठीक है, जीएसटी लगेगा तो वो महंगा पड़ेगा तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये पे 18% अगर जीएसटी लग रही है तो 118 की हो गई। तो जीएसटी जब लगेगा तो क्या होगा? सप्लाई कर पीछे आ जाएगा। जैसे हमने ये सप्लाई कर बना रखा है, ठीक है, प्राइस वही है, पहले ये है, ठीक है, लेकिन अब जो है शिफ्ट जो है वो बैकवर्ड आ जाएगा। ये बिफोर जीएसटी हो जाएगा और ये आफ्टर जीएसटी हो जाएगा। अगर जीएसटी लग रहा है तो सप्लाई कम होगी, और अगर जीएसटी नहीं लग रहा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है। वही कंडीशन आ जाएगी, उसको सस्ता पड़ेगा तो वो और ज़्यादा बेचेगा। दूसरा सब्सिडी का, अगर इसी में हम बात करें सब्सिडी की, तो सब्सिडी पे क्या फर्क पड़ रहा है? सब्सिडी का है, सब्सिडी होता क्या है? सब्सिडी एक फाइनेंशियल एड होती है विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कि उसको सस्ता मीन्स एक हेल्प करने के लिए कि जिस चीज़ की डिमांड कम है या जो चीज़ महंगी पड़ रही है उसको प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एक हेल्प करेगी कि आप इस चीज़ को बनाओ और बेचो, इसके बदले में आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। सब्सिडी अगर टैक्स के फॉर्म में मतलब टैक्स रिड्यूस कर दें या उसकी बिजली कम कर दें या इस टाइप की कंसेशन पे कोई भी चीज़ दे दें या उसको वैसे उसके जितनी भी चीज़ें उसकी मीन्स उसको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करवाना जो है मेन एम होता है सब्सिडी का। तो सब्सिडी अगर होगी, अगर हम इसी में बात करें सब्सिडी की, अगर सब्सिडी होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि सब्सिडी में उनको टैक्सेस वगैरह में काफी चीजों में छूट मिल जाएगी। जैसे ये सप्लाई कर पहले ये था और अब सप्लाई कर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। जिस चीज में सब्सिडी मिलेगी उसमें प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोड्यूस करना चाहेगा, जिससे कि उसको ये लगे कि मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो रहा है। और इसमें है प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे टी एंड कॉफी वगैरह हमने डिस्कस किया था कि टी एंड कॉफी है, अगर टी के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कॉफी वाला सप्लाई अपनी कम कर देगा, और अगर उसके टी के रेट कम हो गए तो कॉफी वाला अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? वो सोचेगा कि अगर टी के कम हो गए तो कॉफी के भी कम होंगे, ठीक है, अगर होंगे तो उसको लॉस होगा फ्यूचर में, तो वो अब से उसकी अपनी सप्लाई जो है वो बढ़ा देगा। तो उसका भी काम इसी तरीके से बनेगा, अगर टी के रेट ज़्यादा हो गए तो वो सप्लाई कम कर देगा, और अगर यहाँ पे कम हो गए, मान लो ये सपोज दैट टी के रेट है, टी के रेट कम आ गए तो वो अपनी सप्लाई इसी तरीके से बढ़ा देगा। फिर सप्लाई कर्व को देखना है कि सप्लाई कर्व इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मीनिंग है? इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज होना।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी मींस मेजरमेंट करना कि प्राइस अगर सपोज दैट पहले 10 रुपए प्राइस था, अब 12 हो गया, तो सप्लाई पे कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज में मेजरमेंट में फर्क पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पांस टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सपोज दैट ये चौक है, अगर चौक का 2 रुपए रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर इसका 1 रुपया कम हो रहा रेट, तो कितने परसेंट सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है, वो जो मेजरमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि अगर मान लो 10% प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कितने परसेंट बढ़ी, ठीक है, अगर 50% प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कितने परसेंट बढ़ी। तो ये हमें देख रहे हैं कि कितने परसेंट प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कितने परसेंट कम हुई। तो जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसको जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, टीएस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसका जो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स कितनी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, कितनी परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो कहलाता है आपका, ये क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंट में दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला ले लेंगे, और अगर यूनिट्स में दे रखा है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसमें, P अपॉन Q इंटू, इसी को अगर हम यूनिट्स में है तो ES इक्वल्स टू P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। अगर यूनिट्स में है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर परसेंटेज में है तो ये आ जाएगा। सपोज दैट यूनिट में कैसे क्वेश्चन होगा कि 10 पहले 2 रुपए रेट था, 10 यूनिट बिक रही थी, ठीक है। आइसक्रीम सपोज दैट है कि अगर 20 रुपए रेट है तो 50 कोन बिक रही है, 20 रुपए का रेट है तो 50 कोन बिक रही है। 30 रुपए रेट हुआ तो 100 कोन बिकने लग गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो रेट है 20 से कितना हुआ 30, 10 रुपए का डिफरेंस आया, वो यहाँ पे आ जाएगा चेंज में, चेंज इन प्राइस, और क्वांटिटी चेंज कितनी हो रही है 50 से सीधी 100, तो वो इसमें आ जाएगा। अब इस टाइप से अगर यूनिट्स में दे रखा है तो ये आ जाएगा, और अगर परसेंट में दे रखा है कि 10% प्राइस बढ़ने की वजह से 10% जो है सप्लाई बढ़ी, तो परसेंट में दे रखा है तो हमारा ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 10 पर यूनिट। अगर 10 रुपया रेट है तो कितने यूनिट्स बिक रही हैं, 400। While only 200 units are offered in the if the price reduced to 5 per unit। और अगर प्राइस जो है 5 रुपए हो जाता है, रिड्यूस टू 5 पे आ गया, पहले कितना था 10 था, अब कितना आ गया 5, तो यूनिट्स कितनी बिक रही हैं 200, ठीक है। तो इसमें इसको हम इसमें लगा देंगे, पहले कितना प्राइस था यहाँ पे 10, यूनिट्स कितनी बिक रही थी 400, अब कितनी यूनिट्स हैं, चेंज कितनी हो गई 200, ठीक है। प्राइस कितना चेंज हो गया 5, तो इसको हम कैलकुलेट यहाँ पे कर देंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 अपॉन 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। मीन्स यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा, मीन्स इक्वल फर्क पड़ रहा है, अगर 10 है तो 400, 5 हुआ तो 200 हो गया, और अगर ये 10 का 20 हो जाएगा तो 400 से कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी। अगर यूनिटरी इलास्टिक में सेम इक्वल फर्क पड़ रहा है तो ये इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है। फिर शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसकी शेप्स क्या क्या है कि मींस जो इसके कर्व बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे। तो सबसे पहले कर्व है आपका इस तरीके से 45 डिग्री एंगल से बनेगा, ठीक है।
इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इक्वल टू क्या आ जाता है 1। ES जो आएगा इसमें आएगा ES इक्वल टू 1 सप्लाई। ES इक्वल टू 1 किसमें आएगा, इस कंडीशन में जो हमने किया कि यहाँ पे आंसर बना रहा है इसका। तो ये जो कर्व बनेगा इस तरीके से 45 डिग्री एंगल से बनेगा, मींस इक्वल फर्क पड़ रहा है, जितना प्राइस पे बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई पे बढ़ रहा है, मींस दोनों पे बराबर फर्क पड़ रहा है। अगर जितने परसेंट सप्लाई प्राइस कम हो जाएगा उतने परसेंट सप्लाई कम हो जाएगी, जितने परसेंट प्राइस बढ़ेगा उतने परसेंट सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, ES जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या है कि सप्लाई जो है वो ज्यादा फर्क पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइस। प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा तो सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, जब प्राइस थोड़ा सा कम होगा तो सप्लाई उससे ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसका कर्व है इस तरीके से, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। तो इसका कर्व इस तरीके से आएगा आपका, जहां पे लेस देन 1 होगी। लेस देन का मीनिंग क्या है कि प्राइस पे जो है ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सप्लाई पे उस हिसाब से कम फर्क पड़ रहा है। अगर प्राइस जो है 50% कम हो रहा है तो सप्लाई 20% कम हो रही है, या प्राइस 30% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है तो सप्लाई 20% बढ़ रही है, मींस दोनों बराबर इक्वल रेशियो से नहीं बढ़ रहे हैं। फिर है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जीरो इलास्टिसिटी में क्या होता है, जब इक्वल है कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ES इक्वल्स टू 0। जीरो में क्या है, जहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई जो है वो बराबर है, प्राइस ज्यादा हो चाहे कम हो। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमने बताया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसमें प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ज्यादा हो या कम हो, क्योंकि वो किस पे अकॉर्डिंग है, नेचर के अकॉर्डिंग है। अगर नेचर ने साथ दे दिया तो सप्लाई ज्यादा, नेचर ने साथ नहीं दिया तो सप्लाई कम है। तो मींस वो अपने आप में उस प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, मींस उसमें प्राइस से कोई भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, इसके इक्वल फर्क पड़ेगा इस टाइप से, मींस थोड़े से प्राइस की वजह से भी सप्लाई बहुत ज्यादा भी हो सकती है और थोड़े से कम होने की वजह से 0 पे भी जा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिट। ES इक्वल्स टू इन्फिनिट, ठीक है, मींस बहुत ज्यादा भी हो सकती है और 0 पे भी जा सकती है। तो ये इसकी शेप्स हैं कि किस टाइप से इसको शो ऑफ किया जाएगा। अब है कॉजेस की, प्राइस इलास्टिसिटी की कॉजेस क्या है, क्या फैक्टर्स है जो इसको इसमें आते हैं कि क्या वजह हो सकती है इसकी। सबसे पहले नेचर ऑफ इनपुट यूज, कि सप्लाई इलास्टिसिटी पे किससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, कि कम या ज्यादा होगी तो कैसे होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट यूज प्रोडक्शन। इफ कम्युनिटी अवेलेबल इनपुट आर यूज्ड, सप्लाई विद इलास्टिक इनपुट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। अगर तो इजीली अवेलेबल है उनका इनपुट, रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक, जब चाहेंगे उसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई जो है वो क्या रहेगी, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मीनिंग वो सेम रहेगी, वो अप डाउन नहीं करेगी। इलास्टिक का मीनिंग क्या, फ्लक्चुएट होना, ज्यादा या कम होना, और इनइलास्टिक का मीनिंग सेम रहना। नेचुरल कंसंट्रेंट्स, नेचुरल कंसंट्रेंट्स मींस कई चीजों की ऐसी, जैसे टीक वुड हो गई आपकी, जो बहुत समय लगता है जिसको बनाने में, प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो एक लकड़ी है, मान लो कोई भी टीक वुड वगैरह है, चंदन की है, इस टाइप की कोई भी है, तो जिसको बहुत साल लग जाते हैं बनने में, तो उसका ये नहीं है कि उसको सप्लाई में इजीली, प्राइस बहुत ज़्यादा तो उसकी सप्लाई जो है एकदम से हो सकती है, क्योंकि वो बरसों लग जाएंगे उसको तैयार करने में, ऐसी कोई भी चीज़, तो वहाँ पे भी क्या उसकी जो है सप्लाई जो है वो क्या रहती है, लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक।
ठीक है, उसकी जो सप्लाई रहेगी वो इनइलास्टिक रहेगी। ये नहीं कि रेट बढ़ गया तो उसकी सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग का क्या है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतने उसकी सप्लाई जो है क्या होगी, ज़्यादा इलास्टिक होगी। जैसे द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी रिस्क ज़्यादा लेगा, ठीक है, उसी हिसाब से टेक रिस्क हायर आउटपुट सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। जितना वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है उसको रोकने का, उतनी ही उसकी सप्लाई भी इलास्टिक होगी। उसने कहा कि मैं रोक लेता हूँ, जब प्राइस बढ़ेगा तभी इसको बेचूंगा, या तो उसमें क्या होगा, इलास्टिक हो गई, मीन्स इस समय सप्लाई रुक गई, जब रेट हुआ तो उसकी सप्लाई बढ़ गई। और जब रिस्क नहीं लेंगे तो सप्लाई क्या रहेगी, इनइलास्टिक। नेचर ऑफ द कमोडिटी, दूसरा डिपेंड करता है कमोडिटी की, कमोडिटी किस नेचर की है, पेरिशेबल है या फिर नॉर्मल है। पेरिशेबल मीन्स जो डिस्ट्रॉय इजीली हो जाती है, जैसे हमने डिस्कस पहले किया था, हरी सब्जी वगैरह हो गई, अब उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी सप्लाई क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। उसकी इलास्टिक नहीं हो सकती कि आज हमने रोक लिया, एक हफ्ते बाद हरी सब्जी को फिर से ले जाएंगे, गोभी वगैरह कोई भी रख ली तो उसको बेच देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जैसे जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी की ज़्यादा है तो उसकी क्या रहेगी, इनइलास्टिक, अगर कम है तो उसकी इलास्टिक हो सकती है। टाइम फैक्टर, लॉन्गर टाइम पीरियड में क्या है, ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर लंबे समय के लिए कोई भी हमारा काम है, लंबे समय के लिए चल रहा है, उसमें कोई भी ये नहीं शॉर्ट टर्म है, तो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, उसको हम रोक लेंगे, आगे बेच देंगे, आगे रोक लेंगे, फिर बेच देंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है उसमें सप्लाई क्या रहेगी, इनइलास्टिक। फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की टेक्निक कैसी है, ठीक है, अब उसमें जो है और लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। अगर तो टेक्नोलॉजी उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, लेस इलास्टिक रहेगी, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर से उसको प्रोडक्शन जो स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होता, उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। और अगर इजी है तो जब मर्जी सप्लाई रोक दे और जब मर्जी सप्लाई बढ़ा दे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये क्या अफेक्ट करते हैं सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, भी फ्लक्चुएट होती है, जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये हमने चैप्टर जो फिनिश हो रहा है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई में सारे के सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं, कब बना लिया, प्राइस इलास्टिसिटी बना लिया, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें से करेंगे। पेज नंबर है आपका, नोट कर ले जरा इसको, पेज नंबर 310 पे पेज नंबर पे क्वेश्चंस और हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं के आगे पेज नंबर में भी आपको बता देता हूं। इसमें पेज नंबर आपका 411 पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप करके लाएंगे, 416 तक है, इसको आपको सॉल्व करना कॉपी में। सो ओके, थैंक यू बेटा।